students, today we will be starting our unit 2 B Law of Contract. अभी तक हमने यूनिट 2 में लॉज पढ़े सारे, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। To understand the following concept, agreement, contract, offer, acceptance, consideration, capacity, measure, consent, unlawful agreement, wager, contingent agreement, discharge, breach, damages, हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट. Contract are an important part of commercial law because all commercial law transactions usually begin with an agreement or a contract. Business transaction involves sale, purchase or exchange of services have become an integral part in day-to-day activity. स्टूडेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी तरह के कमर्शियल लॉ को होने में। लाइक अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं यानी कि कोई भी सेल परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन में। हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो हमने अगर सेल डीड बनवाई है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हमने कोई भी एग्रीमेंट बनवाया है, तो दैट एग्रीमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। हमने किसी के साथ कोई समझौता किया है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In such instances, an agreement or contract is necessary for determining the rights, obligation, liabilities of party when they enter into any business transaction. Contract में सारी चीज़ें लिखी होती है. एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट आर द सेम थिंग। उसमें स्टूडेंट सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या आपके ऊपर लिमिटेशंस लगी हैं यानी कि ऑब्लिगेशंस हैं, ताकि अगर कोई भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हैं, किसी भी तरीके के बिजनेस में भागीदारी अपनी दे रहे हैं, तो आपके पास हर चीज़ लिखित रूप में क्लियर होगी उसमें। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 referred to as the ICA. An agreement that is enforceable by law is a contract. Section 2H. स्टूडेंट, जैसे हमने प्रॉपर्टी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ पे मेंशन था? वो एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन था। सब कुछ एक एक्ट में कंपाइल था। ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए हम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 ICA। तो आईसीए क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानूनन एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी कि कानून की कानून से लागू करवाया जा सके, ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है सेक्शन 2H में। एन एग्रीमेंट इन सिंपल वर्ड इज ए प्रॉमिस. ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स. Agreement must meet certain criteria like consideration, parties must be competent, free consent between parties, lawful object, and not expressly declared void by law in order to qualify as a contract. हर एग्रीमेंट स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कंसिड्रेशन, यानी कि जो पार्टीज़ है वो आपस में इस चीज़ पे कंसिडर करें, समझे। फ्री कंसेंट, अपनी पूरी तरह से फ्री कंसेंट हो, यानी कि उन्होंने अपना पूरी तरह से इसमें हाँ दी हो। जिस भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो वो कोई लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, मतलब इलीगल ना हो। ठीक है, जैसे आप किसी भी इलीगल चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, जैसे स्मगलिंग। देन अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कानूनन नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते, वो वॉइड होगी, यानी कि वो कानूनन उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको लॉफुली कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, यानी कि जैसे हमने कॉम्पिटेंसी पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, क्या था कि वो बालिग हो,
साथ में साउंड माइंड हो उसका, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, बीइंग अ कॉम्पिटेंट, वो होना ज़रूरी होता है. It is important that person to a contract should also have the intention and mindset to enter into the contract. In a leading case, Balfour versus Balfour 1990, the validity of an agreement entered between a husband and wife was in question. The husband and wife went on leave to England and the wife fell ill in England. The doctor who treated the wife advised her to take full bed rest and remain in England in order to continue the treatment. The wife stayed in England. When the leave was over, the husband went to Ceylon, where he was employed, and promised to send a sum of Euro 30 to the wife every month for her stay in England. He sent the amount for some time, and later on, due to differences and misunderstanding between them, the husband stopped sending the amount. The wife initiated action to recover the areas due to her. The court dismissed it on the ground that agreement entered into between the husband and wife was not a contract. The agreement between the husband and wife was only a moral obligation, and the parties never intended to create any legal relationship. The decision clearly shows that agreements that create a legal obligation are only contracts, and those agreements that do not intend to create legal relationships are not contract. एक बहुत फेमस केस है बालफोर वर्सेस बालफोर 1995 KB 571. इसके अंदर वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट बताया है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो कि एक क्वेश्चन था. क्या हुआ, एक हस्बैंड और वाइफ वेंट ऑन लीव टू इंग्लैंड, वो लोग घूमने गए इंग्लैंड. वहाँ पे जाके जो वाइफ थी वो बीमार पड़ गई, तो डॉक्टर ने वाइफ का ट्रीटमेंट किया और सजेस्ट किया कि जो उसकी वाइफ है उसको इंग्लैंड में ही रहना होगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती. तो जो उसकी वाइफ थी वो इंग्लैंड में ही रुक गई, पर जो उसका हस्बैंड था वो वापस साइलॉन चला गया, क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉयड था, वो वहाँ जॉब करता था. तो उसने वाइफ को बोला कि वो वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए हर मंथ यूरो 30 भेजा करेगा. लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, उसने हर महीने उसको यूरो 30 भेजे, लेकिन लेटर ऑन उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से हस्बैंड ने वाइफ को पैसे भेजने बंद कर दिए. तो वाइफ ने एक्शन लिया और उसके ऊपर केस करा कि जो उसके पैसे बचे हुए हैं, एरियर्स जो ड्यू हैं, जो कि हस्बैंड ने पे नहीं करे, उसको जो प्रॉमिस किया था यूरो 30 देने का, वो उसको दे. तो कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया केस को, और ये बोला कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. क्यों? क्योंकि वो कुछ भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं था, वो कुछ भी लिखित में नहीं था, इसलिए किसी भी तरीके का कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होता. हस्बैंड की वो केवल और केवल एक मॉरल ऑब्लिगेशन थी, ड्यूटी थी कि वो उसको ऑन अ गुड नोट बीइंग अ हस्बैंड वो उसको यूरो 30 दे रहा था उसके ट्रीटमेंट के लिए.